ऊष्मा गतिकी। अध्याय 20 ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा के 3 पार्ट थे। पहले में आपने तापमिति के बारे में पढ़ा, दूसरे में ऊष्मा संचरण की जो विधियां हैं उसके बारे में पढ़ा। अब है आपका मेन टॉपिक ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा गतिकी का अर्थ क्या है, हम यहाँ पर इसके गतिक जो चर हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से चर हैं जो प्रभावित करते हैं, या ऊष्मा का जब एक रूप से दूसरे रूप में जब रूपांतरण होता है तो कौन कौन सी चीजें क्या है इफेक्ट करती हैं, उसके बारे में हम ऊष्मा गतिकी में पढ़ेंगे। तो ऊष्मा गतिकी का मतलब है, ऊष्मा गतिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा ताप और ऊष्मा का अन्य ऊर्जाओं में रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। ऊष्मा का अन्य ऊर्जा में जो रूपांतरण है मतलब क्या है, जैसे आपका ऊष्मीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, प्रकाशीय ऊर्जा में रूपांतरण, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। तो इस प्रकार इसमें क्या हो रहा है, एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। तो इसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, ऊष्मा गतिकी के अंतर्गत करते हैं। तो ऊष्मा गतिकी को पढ़ने से पहले कुछ इससे रिलेटेड परिभाषाएं हैं जो आवश्यक है जानना। इसके बगैर आप आगे नहीं पढ़ सकते, हर जगह ये चीजें यूज होंगी। जैसे कि आपका पहला परिभाषा है निकाय और प्रतिवेश। निकाय और प्रतिवेश किसे, सिस्टम और सराउंडिंग। निकाय मतलब आपका जिसका हम अध्ययन करते हैं, वो एक प्रकार से आपका निकाय कहलाता है। जैसे कि आपका कोई पिंड है या कोई पत्थर है, ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, तो हम किसके लिए अध्ययन कर रहे हैं, ऊष्मा गतिकी के जो चर हैं, है ना, वो किस पर हम लागू कर रहे हैं, आपका उस पत्थर पर लागू कर रहे हैं या उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो आपका वो क्या हो गया, निकाय हो गया। निकाय मतलब जो बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ पिंड या ऐसा आपका एक प्रकार से सिस्टम जो क्या हो, बहुत सारे कणों या अणुओं परमाणुओं से मिलकर बना हो, ये आपका क्या कहलाता है, निकाय कहलाता है। और प्रतिवेश किसे कहेंगे, जो निकाय पे अपना इफेक्ट डालेगी, वो आपका क्या कहलाएगा, प्रतिवेश कहलाएगा। तो जैसे एग्जांपल हमने दिया कि पत्थर ऊपर से फेंक रहे हैं, तो क्या क्या उस पर इफेक्ट डाल सकता है, बाहर का वातावरण कैसा है, हवा चल रही है कि नहीं चल रही है, पृथ्वी का, तो ये सब क्या कर रहा है, उस पत्थर की गति, उसके ताप दाब जो भी है उसका उस पर इफेक्ट डालेगी, या उस निकाय पर इफेक्ट डालेगी, अपना कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगी ही। तो ये आपका क्या कहलाता है, जो बाहरी वातावरण है, जो उस पर क्या करने वाली है, अपना प्रभाव दिखाने वाली है, वो आपका क्या कहलाता है, प्रतिवेश कहलाता है। तो निकाय जैसे आपका और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या भरा है, आपका गैस भरा हुआ है। तो गैस बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ है, तो वो क्या हो गया, आपका निकाय हो गया। अब उस निकाय पर बाहरी जो चीजें हैं वो अपना इफेक्ट डालेगी। जैसे हम क्या करें, उसको दाब को बढ़ा दें तो उसके मान में परिवर्तन होगा, उसको इफेक्ट करेंगी। उसी प्रकार यदि हम उसको गर्म करते हैं तो भी इफेक्ट करेगी, बाहर का जो वातावरण है वो उसको इफेक्ट करेगा। तो ये क्या है, जो आपका गैस सिलेंडर है वो आपका क्या हो गया, निकाय हो गया। अब बाहर का वातावरण आपका क्या हो गया, प्रतिवेश हो गया। इस क्लास में भी, क्लास किससे मिलता है, आपका बच्चों से मिलकर बनता है। तो ये आपका क्या हो गया, इसको यदि हम इस कक्षा के अध्ययन करना चाहते हैं तो ये आपका क्या हो गया, निकाय हो गया। अब इस निकाय पर बाहरी चीजें जो इफेक्ट डालेंगी, जैसे यहाँ आपकी क्लास चल रही है, बाहर कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है बाहर से, तो वो क्या कर रही है, इस पर इफेक्ट डालेगी कि नहीं। तो वो आपका क्या हो गया, बाहर का जो वातावरण है, इस कक्षा से बाहर का जो आप पर प्रभाव डालेगी, वो आपका क्या कहलाएगा, प्रतिवेश कहलाएगा। और ये आपका निकाय जिसका आप अध्ययन कर रहे हो, तो ये आपका क्या कहलाएगा, निकाय कहलाएगा। तो ये हैं दो चीजें, निकाय और प्रतिवेश, ये दो परिभाषा हो गए। उसी प्रकार
ऊष्मागतिकी चर। ऊष्मागतिकी चर किसे कहते हैं? ऊष्मागतिकी चर वे चर राशियां जिनका हम क्या करते हैं, ऊष्मागतिकी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, ऊष्मागतिकी चर कहलाता है। तो इसमें 4 चीजें मुख्य रूप से होती हैं ऊष्मागतिकी चर में। ऊष्मागतिकी चर आपका दाब P, आयतन V, ताप T और एंट्रोपी S। ठीक है, ये 4 चर हैं जो ऊष्मागतिकी के अवस्था या उसका अध्ययन के लिए आवश्यक हैं। P, V, T, S, जिसमें आप इस कक्षा में आप केवल किसके बारे में अध्ययन करेंगे, P, V और T के बारे में। एंट्रोपी नहीं है, उतना ज्यादा नहीं है, केवल थोड़ा सा बताया गया है। एंट्रोपी मतलब क्या है, किसी भी निकाय की अनिश्चितता की माप को क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। इसके बारे में तो मालूम है, दाब, आयतन और ताप। तो ये 4 चर हैं जो ऊष्मागतिकी के नियमों का या उसको अध्ययन के लिए आवश्यक है, P, V, T और S। आगे है ऊष्मागतिकी संतुलन। ऊष्मागतिकी कोई निकाय है वह संतुलन अवस्था में अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे कोई निकाय में यदि कार्य शून्य हो रहा हो या कोई किए गए कार्य में बल शून्य हो तो उस स्थिति में यांत्रिक संतुलन हो गया वह निकाय। दूसरा आपका जैसे ताप एक समान बना हुआ है निकाय का, तो वो कौन सी संतुलन में हो गया है, आपका तापीय संतुलन हो गया। ताप एक समान बना हुआ है। उसी प्रकार आपका यदि आपका रासायनिक जो संरचना है, किसी तत्व के या किसी पदार्थ के रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो तो आपका क्या कहलाएगा, रासायनिक साम्य। तो ये क्या हो गया, यांत्रिक साम्य, तापीय साम्य और रासायनिक साम्य। ये तीनों कंडीशन में हो तब वो क्या कहलाएगा, आपका ऊष्मागतिकी साम्य या ऊष्मागतिकी साम्य अवस्था कहलाएगा, या इसी को कहते हैं ऊष्मीय संतुलन। 3 कंडीशन कौन कौन सी हो गई, यांत्रिक, तापीय और रासायनिक। इस रूप में अगर तीनों रूप में वो संतुलन अवस्था में है तो आपका ऊष्मागतिकी संतुलन अवस्था कहलाएगी। अगला है आपका ऊष्मागतिकी अवस्था। ऊष्मागतिकी अवस्था मतलब आपका जैसे आपका ऊष्मागतिकी चर आपका कौन कौन सा बताया गया, P, V, T और S। इसमें से मेन आपका है ये आपका P, V और T। तो जो इसका सेट है जो कि किसी पदार्थ की या किसी निकाय की एक अवस्था को बता रहा है किसी समय, तो ये आपका क्या कहलाता है, ऊष्मागतिकी अवस्था कहलाता है। इनका एक सेट, एक विशेष समय पर जो इसका सेट निकलेगा वही आपका क्या कहलाता है, ऊष्मागतिकी अवस्था कहलाता है। क्योंकि यदि हम किसी भी चर में परिवर्तन कर देते हैं तो उसकी अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम पानी का बात करें तो पानी क्या है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों रूप में मिलता है। तो कौन इफेक्ट डालता है, ये 3 चर ही इफेक्ट डालते हैं उस पर। तो यदि इनका कोई भी अगर उस समय सेट ले लें तो वही उसकी अवस्था को बताएगा, उस द्रव के या जैसे पानी की अवस्था को बताएगा। तो ये आपका अवस्था कहलाता है। अगला आपका है परिभाषा अवस्था समीकरण। अब अवस्था समीकरण आप लोग पढ़ चुके हो। अवस्था समीकरण PV = RT, इसको क्या कहते हैं, अवस्था समीकरण कहते हैं। अवस्था समीकरण ये आपका क्या होता है, PV = RT। 1 मोल के लिए हो गया, यदि n मोल है तो उस स्थिति में यहां पर क्या हो जाता है, n से गुणा हो जाता है, nRT। तो ये आपका क्या कहलाता है, अवस्था समीकरण कहलाता है। ये किसमें किसमें संबंध बताता है, P, V और T के मध्य क्या बताता है, संबंध बताता है। और इसमें R एक नियतांक है जिसको अपन क्या कहते हैं, डिगबर्ड कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, तो ये है आपका अवस्था समीकरण। इसके बारे में आप पहले ही अध्याय में पढ़ चुके हो।
अगला है आपका आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा किसे कहेंगे? आंतरिक ऊर्जा क्या है? किसी भी निकाय के अंदर की ऊर्जा जो उसमें निहित होती है वो आपकी क्या कहलाएगी? आंतरिक ऊर्जा कहलाएगी। प्रत्येक निकाय में जो कण है वो कौन सी अवस्था में होते हैं? गतिशील अवस्था में होते हैं। तो उसके साथ क्या कौन सी ऊर्जा रहती है? गतिज ऊर्जा। यदि गति अवस्था में है तो कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। साथ साथ उनके मध्य आकर्षण बल भी कार्य करता है, जो कि उसके अणुओं या कणों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। दूरी अधिक होगी तो आकर्षण बल का मान कम होगा, और दूरी कम होगी तो आकर्षण बल का मान अधिक होगा। और यही आकर्षण बल उसकी क्या कहलाती है? जो बल लग रहा है उसके कारण जो ऊर्जा है वो आपकी क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो किसी भी निकाय में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। एक आपकी क्या कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा, और दूसरी स्थितिज ऊर्जा। इन दोनों का योग आपका क्या कहलाता है? निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। तो कौन कौन सी ऊर्जा हो गई? गतिज और स्थिति। ये तो प्रत्येक, जैसे गैस की बात करते हैं, किसी प्रत्येक पदार्थ के लिए हो गया। लेकिन यदि हम आदर्श गैस की बात करें, है ना, तो आदर्श गैस के लिए क्या होता है? आदर्श गैस के हमने जो अणुगति सिद्धांत पढ़ा है, अणुगति सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? आदर्श गैस के अणुओं के बीच कोई भी आकर्षण बल कार्य नहीं करता। तो जब आकर्षण बल कार्य कर ही नहीं रहा है तो स्थितिज ऊर्जा होगी क्या उसमें? नहीं, क्योंकि आकर्षण बल से ही क्या उत्पन्न हो रहा है? स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो है ही नहीं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी नहीं होगी। तो इस प्रकार आदर्श गैस में जो कुल आंतरिक ऊर्जा का माप किससे होगा? केवल गतिज ऊर्जा से होगा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा आपका क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और अगर कॉमन गैस से बात करें तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा कुल आंतरिक ऊर्जा कहलाएगा। ये तो कुछ परिभाषाएं हो गई ऊष्मागतिकी से रिलेटेड। अब है आपका पीवी आरेख। क्या है आपका? पीवी आरेख। पीवी आरेख का मतलब पी और वी के बीच का जो यदि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वही क्या कहलाएगा? आपका पीवी आरेख कहलाएगा। जैसे कि दाब और आयतन के मध्य खींचा गया ग्राफ, दाब और आयतन के बीच खींचा गया ग्राफ क्या कहलाएगा? आपका पीवी आरेख कहलाएगा। मान लीजिए हम एक्स अक्ष और इधर ले लेते हैं आपका वाई अक्ष। यहाँ पर इधर हम दाब पी, वाई अक्ष दाब पी के लिए और एक्स अक्ष आयतन के लिए इस प्रकार से है। मान लीजिए दो बिंदु ले लेते हैं P1 और P2। तो उस कंडीशन में मान लीजिए दो बिंदु है V1 और V2। तो आपका ग्राफ इस प्रकार से बनता है, एक इस तरह से बनता है। ये आपका क्या कहलाता है? पीवी आरेख। इस यहाँ पे इस दाब पर आयतन V1 और इस दाब पर आयतन V2। तो इस प्रकार से ग्राफ मिलेगा। यहाँ पर आपका दाब कितना है? मान लीजिए A बिंदु है और ये कौन सा बिंदु है? B बिंदु है। तो A बिंदु पर दाब कितना है? P1 है और आयतन कितना है? V1 है। तो एक सेट यहाँ हो गया PV का। दूसरा मान लो दूसरा कंडीशन हम B कंडीशन की बात करें, वहां पर दाब कितना है? P2 है और आयतन कितना है आपका? V2। तो इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा। मतलब क्या है आपका? यदि हम क्या करें? दाब को कम करें तो आयतन में क्या होगी?
दाब कम करोगे, जैसे सिलेंडर, गैस सिलेंडर की बात करें, उसका दाब को यदि आप कम कर देते हैं तो गैस का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। तो आयतन इधर बढ़ रहा है तो दाब का मान क्या हो रहा है, धीरे 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 डाउन हो रहा है। तो यदि हम P और V के बीच उसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस प्रकार का हमको कर्व मिलेगा। तो ये आपका क्या कहलाता है, PV आरेख कहलाता है। ये आपका है PV आरेख, दाब और आयतन के मध्य खींचा गया आरेख। अगला है आपका गैस के प्रसार में किया गया कार्य। गैस के प्रसार में किए गए कार्य की गणना करते हैं। गैस के प्रसार में किया गया कार्य। गैस के प्रसार में किया गया कार्य, अभी जो बात कर रहे थे हम, जैसे PV आरेख हमने देखा, तो जैसे दाब यदि कम होता है तो उस समय क्या होता है, गैस में प्रसार होता है, मतलब गैस के द्वारा क्या किया जाता है, क्या करेंगे, जैसे आपका सिलेंडर में ही है ना पिस्टन लगा हुआ है, हम क्या किए, दाब को कम कर दिए, मतलब उसमें यदि कुछ बाट लगा हुआ है तो बाट को हटा दिए, तो दाब क्या हो गया, आपका कम हो गया। तो गैस क्या होगा, प्रसारित होगा, मतलब गैस के द्वारा कार्य किया जाएगा दाब के विरुद्ध। तो यही क्या है, इस गैस के द्वारा जो किया गया कार्य है वही क्या निकलेगा, गैस के प्रसार में किया गया कार्य। तो यही आपका ग्राफ है, जैसे इसमें देख रहे हैं, दाब के साथ क्या हो रहा है, कमी के साथ आयतन में वृद्धि हो रही है। तो इसमें क्या होगा, आपका कार्य की गणना करनी है। तो इसके लिए हम ले लेते हैं एक आयताकार पात्र, मान लीजिए आपका ABCD एक पात्र है, यहाँ पर एक पिस्टन, घर्षण रहित पिस्टन लगा हुआ है जिसमें कुछ बाट आपके रखे गए हैं। यहाँ पर आपका गैस है, यदि हम क्या करते हैं, कुछ बाट को हटा देते हैं तो पिस्टन क्या हो जाएगा, दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और गैस क्या होगा, प्रसारित होगा, और गैस प्रसार होकर पिस्टन को क्या करेगा, बल आरोपित करेगा, कहाँ ले जाने के लिए, ऊपर की ओर धकेलने के लिए। तो आपका मान लीजिए दूसरी स्थिति आपकी हो जाती है पिस्टन के इस प्रकार से। मान लीजिए सूक्ष्म विस्थापन dx हो जाता है, प्रसारित होने पर जो पिस्टन में विस्थापन क्या हो गया, dx हो गया। तो इस स्थिति में लिखते हैं, माना कि गैस का प्रारंभिक दाब P तथा आयतन V है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका अनुप्रस्थ, माना कि अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो आपका A है, माना कि
पिस्टन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। अतः गैस द्वारा पिस्टन पर लगाया गया बल कितना होगा बताइए। गैस द्वारा पिस्टन पर लगाया गया बल कितना होगा। बल बराबर क्या होता है, दाब गुणित क्षेत्रफल, P इंटू ए होता है। तो क्या हो जाएगा, लगाया गया बल बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू ए। अतः इस बल के कारण किया गया कार्य, किसके द्वारा किया गया कार्य, प्रसार हो रहा है तो किसके द्वारा कार्य हो रहा है, गैस के द्वारा। आप कर रहे हैं उस पर कार्य की गैस कर रहा है, गैस, तो गैस के द्वारा किया गया कार्य। गैस के द्वारा किया गया कार्य, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। तो बल आपका कितना निकला था, P इंटू ए, और विस्थापन कितना हुआ है, यहाँ पर शुरू की कंडीशन ये है पिस्टन की, उसके बाद कितना विस्थापन हो गया, dx विस्थापन हो गया। तो विस्थापन कितना है आपका, dx, तो इंटू dx ये हो गया। इसको dw से डिनोट करेंगे, अल्प कार्य, अल्प कार्य की गणना कर रहे हैं तो अल्प कार्य dw इक्वल टू P इंटू ए इंटू dx। अब यहाँ पर समीकरण एक दे दो इसको, a इंटू dx क्या है, ये तो क्षेत्रफल हो गया और ये क्या हो गया आपका विस्थापन। तो क्षेत्रफल गुणित विस्थापन क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है, एक तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अगर लंबाई गुणित चौड़ाई क्या हो गया, क्षेत्रफल, फिर चौड़ाई ही बचा, तो आपका क्षेत्रफल गुणित विस्थापन को उससे तुलना करोगे तो किसका सूत्र बन गया, आयतन का सूत्र बना। तो यहां पर a इंटू डी एक्स, चूंकि a इंटू डी एक्स बराबर आपका dv है, dv क्या है, अल्प आयतन में परिवर्तन। तो आपका समीकरण एक से क्या हो जाएगा, dw इक्वल टू P इंटू dv। ये हो गया आपका किए गए कार्य की गणना। इस प्रकार समीकरण 2 ये आपका क्या बता रहे हैं, अल्प किया गया कार्य dw इक्वल टू P इंटू dv। अब इसको यदि मान लीजिए उसका प्रारंभिक आयतन V1 था और बाद में कितना हो गया आपका V2 हो गया, तो किया गया कार्य माना कि गैस का प्रारंभिक आयतन V1 है तथा अंतिम आयतन V2 है। अतः
कुल किया गया कार्य कुल किया गया कार्य कितना हो जाएगा आपका? पहले कितना है? dw इक्वल टू pdv आया। यदि हमको कुल निकालना है तो हम क्या करते हैं? समाकलन करते हैं। तो आपका कुल कार्य मान लीजिए कि w है, तो उसका क्या करेंगे? समाकलन कर देंगे। तो w इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? p dv आया था, उसका समाकलन। और लिमिट कहां से कहां? आपका कहां से कहां हुआ है? आयतन में परिवर्तन v1 से v2। तो कितना हो जाएगा? v1 से v2। ये हो गया। ये क्या? ये समीकरण आपका क्या बताएगा? कुल किया गया कार्य। समीकरण 3। ये सूत्र कुल किए गए कार्य के लिए है। अब इसी में ऊष्मागतिकी प्रक्रम से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हैं, उसको देखते हैं। तो सबसे पहला आता है ऊष्मागतिकी प्रक्रम। ऊष्मागतिकी प्रक्रम का मतलब क्या है? ऊष्मागतिकी प्रक्रम ऊष्मागतिकी प्रक्रम, इसका मतलब क्या है? यदि हम ऊष्मागतिकी में जो 3 चर मेन हैं आपके P, V और T, यदि इसमें परिवर्तन करते हैं तो जो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, मतलब एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन, यही आपका क्या कहलाता है? ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहलाता है। तो आप इस सेट में से जो P, V और आपका क्या है? T है, इसमें किसी में भी परिवर्तन करते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन हो जाता है? आपका अवस्था परिवर्तन होता है। तो वो आपका क्या कहलाएगा? ऊष्मागतिकी प्रक्रम। तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंडीशन लागू कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे सबसे पहला है आपका समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम नाम से ही पता चल रहा है, जहां क्या होगा? आपका ताप समान रहेगा, मतलब ताप में परिवर्तन नहीं होगा। तो वो आपका क्या कहलाएगा? समतापी प्रक्रम कहलाएगा। समतापी प्रक्रम, ताप एक समान बने रहना, मतलब आपका हम ऊष्मागतिकी में इस प्रकार का परिवर्तन करेंगे कि आपका क्या रहे? ताप एक समान बना रहे, वह समतापी प्रक्रम कहलाएगा। मतलब यह प्रोसेस क्या होगा आपको? जैसे हम क्या किसी भी, जैसे आपको उदाहरण के लिए गैस में हम दाब लगा रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा? यदि हम जल्दी करेंगे तो उसके कारण क्या होगा? आपका दाब में यदि परिवर्तन हम जल्दी कर रहे हैं तो उस स्थिति में उस निकाय को बाहर के जो वातावरण है प्रतिवेश से, उससे संबंध बनाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा उसको। तो क्या हो जाएगा? यदि दाब को बढ़ा रहे हो तो ताप बढ़ जाएगा। तो इसमें आपका ताप एक समान बना हुआ है क्या? उसका नहीं। तो हम क्या करें? इस प्रकार का परिवर्तन करें, मतलब बिल्कुल कोई भी कार्य कर रहे हैं तो बहुत धीरे धीरे करें, ताकि जो निकाय और प्रतिवेश के बीच जो ताप का स्थानांतरण है वो क्या है? बना रहे। जैसे यदि निकाय का ताप बढ़ रहा है तो वो अपना ऊष्मा किसको प्रदान कर दे? वातावरण में भेज दे, तो उसका ताप उतना ही रहेगा। और यदि ताप में कमी हो रही है, मतलब ऊष्मा का यदि अवशोषण हो रहा है, तो उस स्थिति में क्या हो जाए? उसका जो पूर्ति है वो किससे हो जाए? वातावरण से हो जाए। तो उस कंडीशन में भी आपका ताप क्या रहेगा? एक समान बना रहेगा। तो जो समतापी प्रक्रम होता है वो बहुत ही धीरे धीरे होता है, मतलब इस प्रकार की अवस्था परिवर्तन कि आपका ताप क्या रहे? एक समान बना रहे,
तो ये क्या होगा आपका, बहुत स्लो किया जाएगा इसमें काम, ताकि निकाय और प्रतिवेश के बीच जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता रहे और आपका निकाय का ताप जो शुरू में था उतना ही बाद में रहे। तो इस प्रकार का प्रक्रम आपका क्या कहलाएगा, समतापी प्रक्रम कहलाता है। दूसरा है आपका रुद्धोष्म प्रक्रम। दूसरा आपका क्या है, रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम मतलब आपका इस प्रकार का परिवर्तन करें कि निकाय और प्रतिवेश के बीच क्या है, ऊष्मा का जो स्थानांतरण ना हो पाए, तो वो आपका क्या कहलाता है, रुद्धोष्म परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि हम गैस में ही अगर पिस्टन को बहुत स्पीडली दबा रहे हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, जो गैस का जो ताप है वो बढ़ जाएगा। तो उसको इतना टाइम मिला ही नहीं कि वो क्या करे, ऊष्मा का स्थानांतरण जो बढ़ा हुआ ऊष्मा है वो कहां पर भेज सके, प्रतिवेश या अपने बाहर के वातावरण में भेज सके। तो इस प्रकार ये प्रक्रम क्या हो गया, रुद्धोष्म प्रक्रम। इसका जैसे हम दैनिक जीवन में एग्जाम्पल देखते हैं, जब जैसे साइकिल में हम हवा भरते हैं तो वो प्रक्रम कौन सा है, बहुत स्पीड स्लो भरते हैं क्या, स्लो होता है क्या, बहुत धीरे धीरे करोगे नहीं ना, कैसे होता है, पंप करते हैं तो जल्दी जल्दी पंप करते हैं ना, तो पंप करते हैं तो उस समय क्या होता है, वहां पर जो प्रक्रम हो रहा है वो कौन सा प्रक्रम होगा, रुद्धोष्म प्रक्रम, क्योंकि गैस गति अवस्था में आ गया बहुत ज्यादा जल्दी और उस स्थिति में उसका ताप क्या हो गया, बढ़ गया, तो उसको इतना टाइम मिला ही नहीं कि वो अपना जो ऊष्मा का स्थानांतरण क्या है वातावरण से कर सके। उसी प्रकार जब गैस मतलब उसका निकाल दोगे, उसका जो लगा रहता है क्या बोलना है, इसकी बटन टाइप का है ना, तो उसको अगर निकाल दोगे उस पंप का तो क्या होता है, ठंडा हवा बाहर निकलता है, होता है, तो भी क्या हो रहा है, स्पीडली हुआ ना, तुरंत बाहर निकला, तो क्या हुआ, प्रसार हुआ गैस में प्रसार हुआ। तो गैस के द्वारा किया गया कार्य मतलब उसको कार्य करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ऊष्मीय ऊर्जा, वो उसने अपने में से ले लिया, जिसके कारण उसका ताप क्या हो गया, कम हो गया, जिसके कारण आपको क्या लग रहा है, ठंडा लग रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, आपका रुद्धोष्म प्रक्रम का, मतलब कहीं भी वह प्रक्रम जो जिसमें हम बहुत ही जल्दी करते हैं वो आपका क्या कहलाएगा, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाएगा। मतलब वातावरण और आपका निकाय उसके बीच क्या है, ताप का स्थानांतरण ना हो पाए, ये आपका रुद्धोष्म प्रक्रम। अगला है आपका चक्री प्रक्रम। चक्री प्रक्रम किसे कहेंगे, चक्री प्रक्रम का मतलब क्या होगा, चक्री प्रक्रम मतलब एक चक्र पूरा करेगा, है ना। तो जैसे कि आपका कोई हम क्या कर रहे हैं, पीवी या टी में हम क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। तो मान लीजिए किसी निकाय का प्रारंभिक अवस्था ये था, ये बिंदु पर था, बाद में कहाँ चले गया आपका, बी सी इस बिंदु पर चला गया। प्रारंभिक अवस्था कौन सी थी उसकी, ए निकाय की, इस पथ का अनुसरण करते हुए कहाँ चला गया, सी में चला गया, और पुनः क्या हो गया, इस प्रकार से इस पथ का अनुसरण करते हुए पुनः कौन सी अवस्था में आ गया, ए में आ गया। मतलब इस ए बी सी पथ का अनुसरण करते हुए सी तक गया निकाय, यहां तक की अवस्था परिवर्तन हुआ, उसके बाद पुनः वो डी पथ का अनुसरण करते हुए कहां चला आया, ए पे आ गया। तो शुरू जहां से हुआ था वहीं वो फिर से वापस आ गया। तो इस प्रकार का प्रक्रम क्या कहलाता है आपका, चक्री, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं से उसका अंत हो, वो आपका क्या कहलाता है, चक्री प्रक्रम कहलाता है। तो ये हो गया आपका चक्री प्रक्रम। इसी प्रकार जैसे समतापी प्रक्रम था, उसी से अगर दाब समान बना रहे तो कौन सा प्रक्रम कहलाएगा, समदाबी प्रक्रम, और यदि आयतन एक समान बना रहे तो सम आयतनिक प्रक्रम। तो ये कुछ प्रक्रम है
ठीक, तो कौन कौन से प्रक्रम हो गया आपका? समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, सम आयतनिक प्रक्रम। ये आपके प्रक्रम है ऊष्मागतिकी से संबंधित। आगे है आपका गैसों में समतापी परिवर्तन। हमको किसका अध्ययन करना है? गैसों में कौन सा परिवर्तन? समतापी परिवर्तन। मतलब आपका ताप क्या रहेगा? एक समान बना रहेगा, ताप में परिवर्तन नहीं होगा। तो ताप में परिवर्तन नहीं होगा तो किस में परिवर्तन होगा? केवल दाब और आयतन में परिवर्तन होगा। ठीक, समतापी परिवर्तन में किए गए कार्य की आपको गणना करनी है। यदि हम समतापी प्रक्रम में ग्राफ देखें तो इस प्रकार का होगा। पहले ही देख चुके हैं आप ग्राफ पी और वी के बीच पीवी आरेख में मान लीजिए दो बिंदु हैं, एक P1 V1, दूसरा बिंदु इसमें है P2 V2। इस प्रकार का है। आप क्या कर रहे हो? मान लीजिए आपके पास किसी सिलेंडर में गैस भरा हुआ है, उसमें आप क्या करना है? समतापी प्रक्रम करवाना है। ताप एक समान बना रहेगा, उसमें आपका दाब में यदि कमी होगी तो आयतन में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो इस प्रकार गैस के द्वारा क्या किया जाएगा? कार्य किया जाएगा। तो इसमें बॉयल का नियम लागू होता है। बॉयल के नियम के अनुसार क्या है आपका? बॉयल का नियम किसके लिए था? ताप जहां एक समान हो उसके लिए आपका बॉयल का नियम था। पी और वी के बीच संबंध बताया था उन्होंने। तो बॉयल के नियम से PV इक्वल टू आपका K होता है। मतलब P और V का गुणनफल क्या होता है? एक नियतांक होता है। PV इक्वल टू K। ये आपका क्या है? बॉयल का नियम। मतलब यदि प्रारंभिक दाब P1, आयतन V1 और अंतिम दाब P2 और आयतन V2 हो तो इस स्थिति में आपका बॉयल के नियम से क्या हो जाएगा? P1 V1 इक्वल टू क्या होगा आपका? P2 V2 होगा। इन दोनों का गुणनफल हमेशा आपका एक दूसरे के बराबर होंगे। यही क्या है आपका? बॉयल का नियम। तो इस पर आपका बॉयल का नियम भी लागू होगा। तो हम देखते हैं अब इसके लिए व्यंजक निकालते हैं। समतापी परिवर्तन में गैस द्वारा किया गया कार्य। में गैस द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? गैस द्वारा किया गया कार्य सूत्र अभी आपने निकाला था, क्या था? गैस द्वारा किए गए कार्य का सूत्र था आपके पास dW इक्वल टू कितना आया था? dW इक्वल टू P इंटू dV ये था कि नहीं? तो अल्प कार्य dW इक्वल टू क्या था आपका? PdV। तो आपका कुल कार्य W इक्वल टू आपने क्या निकाला था? कुल कार्य कितना निकाला था आपने? W इक्वल टू समाकलन किया था तो उस स्थिति में आपका क्या आ गया था? W इक्वल टू
आयतन कहाँ से कहाँ परिवर्तन हो रहा है, कहाँ से कहाँ परिवर्तन हो, V1 से V2, तो लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, V1 से V2 PdV। ये आपने निकाला था गैस द्वारा किया गया कार्य, इक्वेशन 1। अब इसमें गैस समीकरण से ये आपका किस रूप में है, समाकलन में, यहाँ देख रहे हैं ये P के रूप में है, और जिसके सापेक्ष आपको समाकलन करना है वो किसके रूप में है, आपका V के रूप में है। तो हमेशा समाकलन या अवकलन करते हैं उस समय ये ध्यान रखते हैं कि आपका जो पद है जिसके सापेक्ष आप अवकलन या समाकलन करते हैं उसी पदों के रूप में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ V है तो यहाँ भी किस रूप में होना चाहिए, आपका V के रूप में ही होना चाहिए। अतः आपका गैस समीकरण से क्या होता है, अतः गैस समीकरण से आपका PV इक्वल टू क्या होता है, RT, PV इक्वल टू RT। तो P इक्वल टू क्या होगा आपका, P इक्वल टू P इक्वल टू RT अपॉन V, समीकरण 2। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा आपका, W इक्वल टू V1 से V2, P के जगह क्या आ जाएगा, RT अपॉन V dV। तो ये V के पदों में आ गया आपका, R और T तो कांस्टेंट है, T समान ताप वाला है इसलिए T भी कांस्टेंट है यहाँ पे, और R ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो R और T क्या हो जाएगा, समाकलन से बाहर निकल जाएंगे। तो क्या बचेगा अंदर, RT बाहर निकल गया है ना, समाकलन से कांस्टेंट है तो इसलिए वो क्या होगा, उसका समाकलन नहीं होगा, वो बाहर निकल गया। अंदर क्या बचा आपका, 1/V dV। अब 1/V dV का समाकलन क्या होता है, क्या होगा, 1/V का समाकलन क्या होगा, 1/x के रूप में है तो आपका समाकलन का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/V का समाकलन हो जाएगा आपका log V, क्या होगा, log V, और लिमिट कहाँ से क्या है, A लोअर लिमिट है और A अपर लिमिट है। यहाँ ब्रैकेट के ऊपर अपर लिमिट और यहाँ लोअर लिमिट, तो आपका V2 अपॉन V2 और V1। तो ये सूत्र आपका होता है समाकलन का, चूंकि समाकलन 1/x dx इक्वल टू होता है log x, क्या होता है, 1/x dx इक्वल टू क्या होता है, log x, इस सूत्र से। तो आपका ये भी उसी रूप में है, 1/V है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log V। तो ये हो गया आपका। तो सबसे पहले कौन सा लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट, उसके बाद लोअर लिमिट। तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू RT log, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट, तो log V2 माइनस log V1। तो W इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, RT log E के रूप में है ना, ये जिसका आधार क्या है, log का आधार E है। RT log क्या हो जाएगा आपका, V2 अपॉन V1।
यहाँ पर log m माइनस log n का फॉर्मूला लगेगा। log m माइनस log n क्या होता है? log m अपान n। तो यहाँ पर इससे हो गया, ये हो गया किया गया कार्य के लिए सूत्र। अब इसको यदि आप ये v के रूप में है, यदि p के रूप में लिखना चाहें तो आपका बॉयल के नियम से क्या था आपका? P1 V1 इक्वल टू क्या था आपका? P2 V2। तो V2 अपान V1 क्या होगा आपका? P1 अपान P2। तो इसका समीकरण में रख देंगे मान, तो क्या हो जाएगा आपका? W इक्वल टू RT log P1 अपान P2। ये हो गया किया गया कार्य की गणना। और यदि इसको हम ये log E आधार वाला है, अगर log 10 में कन्वर्ट करना चाहें तो 2.303 RT इससे गुणा करना पड़ेगा, तो log 10 में कन्वर्ट हो जाएगा log 10 P1 अपान P2। तो ये हो गया किए गए कार्य की गणना। कौन से प्रक्रम में? गैस के समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य। तो अभी इतना ही, धन्यवाद।